हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिनी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंखों पे पट्टी बंधी महिला के हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक था? तो किसका प्रतीक था ये? न्याय का। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाले बेचते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैप बुक्स। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कागज़ की खोज खालिस्तान में हुई? तो कागज़ की जो खोज कहाँ पे हुई थी? ये चीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिश। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण खालिस्तान में गृह युद्ध हुआ था? क्यों किस में हुआ था? ये श्रीलंका में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो कौन सा देश है वो? भारत। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो इसमें जो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो कौन है ये? कांशीराम। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान ने खालिस्तान स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? लोकतंत्र, जिसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है? तो इसको हम बोलते हैं INL, जिसको बोलते हैं इनेलो, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल। ये क्या है? हरियाणा का जो प्रांतीय दल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति होती है? जनता के प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता, यानी कि पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल। तो इसका आपको याद रखना है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। तो इस तरीके से जो इसको लिखा जाता है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। कितनी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर खालिस्तान का गठन होता है? तो किसका गठन होता है? ग्राम सभा का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा, यानी कि कई ग्राम पंचायतों को मिला के जो है ग्राम सभा का जो गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं हम राजनीतिक दल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ ताकि जो आपको कोई दिक्कत ना आए कि आपको ये प्रॉब्लम किस तरीके से लिखते हैं। तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को जो है समूह को राजनीतिक दल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22, यानी कि 22। अभी के टाइम में तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 7%। नेक्स्ट अब ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं।
वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं जो है एबियोटिक, या फिर हिंदी में बोलते हैं अजैव। तो आपको याद रखना है अजैव बोलते हैं इनको, यानी कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। और अगर सजीव से बनते हैं तो यहाँ पे क्या आता? ओनली जैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 43%, यानी कि 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं काली मिट्टी। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, यानी कि ओवर इरिगेशन। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसमें जो दालें क्या होती हैं? ये होती हैं फलीदार फसल। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 2010 से लेकर 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? तो किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक राजधानी? बेंगलोर को, या फिर इसको बेंगलुरु भी बोलते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा अंतःस्थलीय नदीय पतन है? तो कौन सा है ये? कलकत्ता, यानी कि जिसको बोलते हैं कोलकाता। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतर हानियों और देरी को घटाता है? तो कौन सा घटाता है? पाइपलाइन। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यानी कि ये बात बिल्कुल राइट है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कौन सा करता है? ये सीमेंट। तो इसमें जो सीमेंट उद्योग क्या है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त करता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तूतीकोरिन पतन निम्न में से कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पतन है? तो ये क्या है? रॉन्ग, ये बात क्या है? गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बताया गया है क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पतन नहीं है? तो मैंने बताया नहीं, यानी कि रॉन्ग है। तो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो है सबसे प्राचीनतम पतन है, यानी कि ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को जो है यहाँ तक देखा है। और जिसका भी आंसर राइट होगा उसको मैं जो है कमेंट को पिन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? सहकारी समितियां। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सामान्यतः किसी देश का विकास निर्भर करता है? तो पहला है प्रति व्यक्ति आय, जो कि सही है। औसत साक्षरता दर, इस पे भी सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो सामान्यतः किसी देश का जो विकास है किस पे डिपेंड करता है? सभी के ऊपर। जो सारी बातें दी गई इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से सिक्के कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय, जिसको बोलते हैं हम फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र बताइए। ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति की आय क्या है, किस तरीके से निकालते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं हम इसको राष्ट्रीय आय। ठीक है। ऊपर हिंदी में मैं लिख लेता हूँ राष्ट्रीय आय। अगर प्रति व्यक्ति आय निकालनी तो डिवाइड कर लेते हैं कुल जनसंख्या से, यानी कि जनसंख्या कितनी है और कुल आय कितनी है, उससे क्या करते हैं हम? डिवाइड कुल जनसंख्या। इस तरीके से जो हम निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय। इंग्लिश में बोलें तो ऊपर बोलते हैं नेशनल इनकम, नीचे लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ग्रो जो है जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है जीडीपी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है जीडीपी की फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आ चुके हैं, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या था। तो ये आपको इसकी जो है यहाँ पे डेफिनेशन देनी है कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या था। तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक्ट ऑफ यूनियन, संघ के अधिनियम, संसद के दो अधिनियम थे। स्कॉटलैंड अधिनियम 1706 के साथ संघ इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था, और इंग्लैंड अधिनियम के साथ संघ 1707 में स्कॉटलैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। देखिए सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह है और सत्य की खोज हो, इस पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जो है जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह का जो ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूरोप में वुड ब्लॉक यानी कि काठ की तख्ती वाली छपाई 1295 के बाद आई। इस कथन की पुष्टि के लिए कोई 3 कारण बताइए। ठीक है, देखिए पहला कारण था कि 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी सालों तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। मार्को पोलो चीन के आविष्कारों की जानकारी लेकर इटली आया। दूसरा था 1295 ईस्वी के पूर्व यूरोप वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई से अवगत नहीं था। चीन के पास यानी कि वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। और थर्ड अगर बात करें, थर्ड जो कथन है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 तक नहीं आई, यानी कि नहीं आने का एक मुख्य कारण यह भी था कि कुलीन वर्ग, पादरी और भिक्षु संघ पुस्तकों की छपाई को धर्म के विरुद्ध मानते थे। मुद्रित किताबों को सस्ती और अश्लील मानते थे, अतः पुस्तकों की छपाई को प्रोत्साहन प्रारंभ से नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के ओर में यहाँ पे एक और दिया गया, अगर वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते, इसी के ओर में है कि नेपोलियन की आचार संहिता पर एक नोट लिखिए। ठीक है, तो पहला था कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और बन सके। सेकंड देखिए यहाँ पे, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। नेक्स्ट है, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटाया गया। नेक्स्ट है, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। नेक्स्ट है, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों में नई जो है आज़ादी चखी, यानी कि उनको जो आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है शीर्ष प्रबंधन द्वारा मध्य या निम्न स्तरीय प्रबंधन द्वारा शक्तियों के प्रसार से है। यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर प्राधिकरण का प्रतिनिधि मंडल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लोकतंत्र को सबसे बेहतरीन क्यों बताया गया है। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि यह सरकार का अधिक जवाबदेह रूप है, क्योंकि उसे लोगों की ज़रूरतों के बारे में जवाब देना है। दूसरा है, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, क्योंकि यह परामर्श और चर्चा पर आधारित है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक विधि प्रदान करता है, क्योंकि मतभेद होने के कारण बाध्य है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, क्योंकि यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो है, मैं इसका आपको उल्लेख आप खुद कर सकते हैं, आप बुक में इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको इसके मेन पॉइंट बताता हूँ। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा है कठोर संविधान, चौथा है शक्तियों का विभाजन, पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका, छठा है द्विसंसदीय विधानमंडल, सातवां है दोहरी सरकार की राजनीति। ठीक है, इनको अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए कि जो कौन कौन सी जो उनकी भूमिकाएं हैं। तो देखिए पहला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार को जीत मिले।
दूसरा है राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं। नेक्स्ट है सरकारी दर कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और नेक्स्ट है राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं जिससे वे जनता को अपनी पसंद का चुनाव करती है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधनों के नाम बताइए। ठीक है, तो एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राण जाति या फिर पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो अजैव कहलाते हैं, जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं वो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो इसके मेन कारण मैं आपको बताता हूँ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण किस तरीके से होता है, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उनसे होता है। जल प्रदूषण फैक्ट्रियों से जो भी कचरा वगैरह निकलता है उनको नदियों में, पानी में बहा देते हैं। ध्वनि प्रदूषण आपको पता होगा, मशीनें वगैरह चलती हैं, जनरेटर वगैरह चलते हैं तो उनका आवाज़ आता है, उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये जो है इस तरीके से प्रदूषित किया होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, डिटेल में आप बुक का सहारा ले सकते हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संसाधन क्या है, मृदा संसाधन की व्याख्या कीजिए। संसाधन को बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, एक संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए करता है। ठीक है, भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। मृदा का निर्माण बहुत सालों तक ऐसा एकमात्र, यानी कि 1000 वर्ष लगते हैं मृदा बनने में। ठीक है, मृदा का वर्गीकरण की बात करें तो मृदा को बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर कई प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे कि जलोढ़ मृदा। फिर नेक्स्ट बात करें काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मृस्तुली मृदा, वन मृदा। ठीक है, नेक्स्ट मृदा की अपर्दन और संरक्षण किस तरीके से वगैरह होता है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी बुक में आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मानचित्र में इनको शो करना है कि सरोवर बांध कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैप के सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं 2 सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि 2 उद्यमों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेक्स्ट नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेक्स्ट तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नेक्स्ट कोल इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट गेल इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेक्स्ट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेक्स्ट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेक्स्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे 2 पूछे, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं, आप कौन से भी एग्जाम में आए तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्येक रूप से वस्तुओं के लिए लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, यानी कि वस्तुओं को आपस में एक्सचेंज करना, लेन देन करना। अर्थात इस प्रणाली में वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं के बदले कपड़ा प्राप्त करना, किसी अध्यापक को उसकी सेवाओं का भुगतान अनाज के रूप में किया जाना इत्यादि। ठीक है, वस्तु विनिमय की कमियां, वस्तु विनिमय की निम्नलिखित कमियां हैं। ठीक है, आप डिटेल में आप बुक में पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके पॉइंट बता देता हूँ। पहला है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा है मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव, नेक्स्ट है वस्तु की अविभाज्यता, नेक्स्ट है मूल्य संचयन का अभाव। ठीक है, ये इसकी खामियां हैं, कमियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले देखिए औपचारिक कौन कौन से स्रोत हैं। औपचारिक की बात कर लेते हैं, तो ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियाँ। नेक्स्ट है इनका ब्याज दर निश्चित होता है। नेक्स्ट है औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने का
ऋण देने पर शोषण नहीं होता। नेक्स्ट है, इसकी निगरानी आरबीआई करता है और उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट बात करें, अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे कि साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार आदि। इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है। इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करता, इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। तो ये जो है इनके जो हैं मुख्य जो इनकी व्याख्या मैंने आपको बता दी। इसी के और में यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया कि मुद्रा क्या है। ठीक है, तो मुद्रा यानी कि करेंसी, आपने सुना भी होगा, पैसे या धन के रूप में जो है करते हैं, यानी कि मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था बनाए रखती है। मसलन भारत में रुपया या पैसा मुद्रा है। देखिए मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, तो ये आपने बहुत बार जो है, ये तो आपको डेली लाइफ में यूज़ होता है कि मुद्रा जो पैसे हैं हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मुद्रा से जो भी आप लेन देन वगैरह करते हैं वो सभी जो है पैसे से यानी कि मुद्रा से जो लेन देन किया जाता है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को जो इसके बारे में पता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।